मिलकर अभिनव को दामोदर गढ़वाल का कामकाज और उसके ऑपरेशंस के बारे में समझाने लगे थे। उनकी बातें सुनकर अभिनव थोड़ा हैरान भी था। उसे एहसास हुआ कि दामोदर के बिजनेस और माफिया ऑपरेशंस टाइगर के ऑपरेशन से भी ज्यादा एडवांस थे। जहां टाइगर की कंपनीज ज्यादातर इंडिया में ही काम करती थी, वही दामोदर की कंपनीज के ऑपरेशंस दुनिया के लगभग हर कोने में थे। उसने अमेरिका के माफिया से लेकर जापान के अंडरवर्ल्ड तक अपनी पहचान छोड़ रखी थी। भले ही टाइगर की भी इंडिया, यूरोप और चाइना जैसे जगहों पर अच्छी खासी पकड़ थी, मगर वो फिर भी दामोदर के साम्राज्य के सामने अपने आप को छोटा महसूस कर रहा था। लगता है अंकल का बहुत ही फैला हुआ कामकाज है, अभिनव ने हंसराज से आश्चर्य करते हुए कहा। ऐसे में हंसराज मुस्कुराकर बोला, दामोदर सर ने यह सब कुछ बहुत पहले ही कमा लिया था टाइगर, लेकिन फिर तुम्हारे पिता की मौत के बाद से वो उदास रहने लगे और उन्होंने ऑपरेशंस पर ध्यान देना कम कर दिया। ऐसे में अब ये सारा काम उनके लिए मैं ही हैंडल करता हूँ। अम्मा जी की हम पर नजर थी, इसलिए ये खुफिया बेसमेंट भी मैंने ही बनवाया था। हंसराज की बात सुनकर अभिनव ने हाँ में सिर हिलाया और फिर कहा, अम्मा जी मेरी भी जान के पीछे पड़ी हुई है और उसे आप लोगों की संपत्ति भी चाहिए। मुझे तो समझ नहीं आता कि वो बुढ़िया इस उम्र में इतना धन कहाँ लेकर जाएगी। अभिनव की बात पर हंसराज ने एक गहरी सांस ली और कहा, अम्मा जी को ये लगता है कि आज हमारे पास जो कुछ भी है वो हमने उन्हीं से चुराया है। वो ये नहीं सोचते कि गढ़वाल परिवार की संपत्ति को बढ़ाने में दामोदर सर का भी हाथ था, और ऐसे में अगर वो इस संपत्ति और परिवार के नाम का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। बात तो सही है। वैसे एक बात बताओ, तुम लोगों के पास कितनी संपत्ति होगी? अभिनव ने पूछा। हंसराज उसके सवाल पर एक पल के लिए सोचने लगा और फिर बोला, लगभग उतनी जितनी तुम्हारी है। मैंने कहा ना, दामोदर सर के पीछे हट जाने से हमारी नेटवर्थ में बहुत सालों से कोई खास इजाफा नहीं हुआ है। हालांकि आज भी दामोदर सर का दुनिया भर में नाम चलता है। पूरे गढ़वाल खानदान को लोग अम्मा जी और दामोदर सर के चेहरे से ही जानते हैं। दामोदर सर के भाई राजकुमार का तो वृत्ति भर लोग भी नहीं पहचानते। हंसराज की बात सुनकर अभिनव ने हाँ में अपना सिर हिलाया और फिर कहा, अगर गढ़वाल परिवार का इतना ही बड़ा नाम है तो फिर मेरे पिता को लोग क्यों नहीं पहचान पाए? मेरा मतलब उनका भी तो सरनेम गढ़वाल ही था ना। ऐसा तुम्हारे पिता ही चाहते थे टाइगर। उन्हें अम्मा जी और इस परिवार से कोई रिश्ता नहीं रखना था, इसलिए माफिया की दुनिया में उन्हें शेरा और संजय के नाम से जाना जाता है। सिर्फ कुछ ही लोगों को उनका और तुम्हारे सरनेम का पता था, लेकिन उसके बाद भी क्योंकि तुम 7 समुंदर पार गुड़गांव में थे, इसलिए किसी ने ये नहीं सोचा कि शेरा और टाइगर भी कनाडा के गढ़वाल परिवार की वारिस थे। हंसराज ने अभिनव को समझाते हुए कहा, जिससे अभिनव को धीरे धीरे अपने नाम का मतलब भी पता चलने लगा। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने अभिनव का नाम टाइगर इसलिए रखा था ताकि पूरी दुनिया में उसकी अम्मा जी के परिवार से हट के अलग पहचान हो। ऐसे में अभिनव को जोश भी चढ़ने लगा और वो अपने आप से बोला, एक बार ये अम्मा जी को उसकी कुर्सी से नीचे गिरा दूं, उसके बाद ये पूरा गढ़वाल खानदान टाइगर नाम की परछाई में छिप जाएगा। भले ही टाइगर बनकर रहना अभिनव के लिए उतना आसान नहीं था, मगर फिर भी उससे अपने इस नाम से लगाव था। वो आज जो कुछ भी था सिर्फ इसी नाम की बदौलत था, और चूंकि ये नाम उसे उसके पिता ने दिया था, इसलिए अभिनव इसी के जरिए आगे बढ़कर अपने पिता को गर्व महसूस करवाना चाहता था। इधर हंसराज ने भी जब नोटिस किया कि अभिनव जोश में आ गया है, तो वो उसके कंधे पर हाथ रखते हुए बोला, मैं जानता हूं अब तुम और भी शिद्दत से गढ़वाल परिवार की गद्दी पाना चाहते हो अभिनव, लेकिन जैसा कि मैंने थोड़ी देर पहले कहा, मैं सिर्फ स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता हूं, इसलिए यह जंग बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। हंसराज की चेतावनी सुनकर अभिनव ने उसे एक पल के लिए देखा और फिर पूछा, अम्मा जी का परिवार बहुत ज्यादा पावरफुल है क्या? मेरा मतलब, तुम जिस हिसाब से अम्मा जी के बारे में बात कर रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि मानो पूरी दुनिया अम्मा जी के सामने झुकती हो। अभिनव के सवाल पर हंसराज ने एक पल के लिए कबीर को देखा और फिर वापस अभिनव को देखकर मुस्कुराते हुए कहा,
अम्मा जी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है अभिनव। अम्मा जी के पास हमारी संपत्ति से 10 गुना ज्यादा संपत्ति है। पूरी दुनिया के अंडरवर्ल्ड की कमान मानो उनके हाथ में है। ड्रग्स, वेपन्स, मनी लॉन्ड्रिंग, डार्क वेब, ट्रैफिकिंग। अम्मा जी के हाथ दुनिया भर के सभी पापों से रंगे हैं। तुम्हें ऐसा लगता होगा कि कई सारे लोग अम्मा जी के बारे में नहीं जानते, लेकिन सच तो यह है कि छोटे से छोटा जेब कतरा और बड़े से बड़ा माफिया लीडर भी अम्मा जी से वाकिफ है। बस बात इतनी सी है कि कई सारे लोग अम्मा जी का नाम भी लेने से हिचकिचाते हैं। उन्हें पता है कि अगर एक भी शब्द इधर से उधर हो गया तो अम्मा जी दुनिया के किसी भी कोने से उन्हें उठवा सकती है। और मजाल है किसी की जो वो अम्मा जी को आंख उठाकर देख ले। अम्मा जी के सामने सिर्फ चंद लोग ही डट कर खड़े रह सकते हैं। उनमें से एक दामोदर सर है और एक तुम्हारे पिता संजय थे। अम्मा जी को इस बात की भी खुन्नस है कि दामोदर और संजय सर ने उनके तलवे चाटने से इनकार कर दिया था। नहीं तो बाकी लोग, जैसे उस राजकुमार को ही ले लो, वो दिन भर अम्मा जी के पैर छूते नहीं थकता था। इसलिए तो राजकुमार के तीनों बेटे अम्मा जी के सबसे प्यारे हैं। हंसराज की पूरी बात सुनकर और समझकर अभिनव ने एक गहरी सांस ली और फिर बोला, उन तीनों बेटों के नाम क्या बताए थे अंकल ने? मैं भूल गया था। अधिराज, पुखराज और ऋषिराज। हंसराज अपना गला साफ करते हुए आगे बोला, ये तीनों अब अम्मा जी के माफिया और बिजनेस ऑपरेशंस को देखते हैं। अम्मा जी की पहचान बड़े बड़े सेलिब्रिटीज और इंटरनेशनल पॉलिटिशियंस है, इसलिए इन तीनों भाइयों को भी काफी आसानी से अपने हर काम में सपोर्ट मिल जाता है। ऐसा कोई आदमी मुश्किल ही होगा जो इन तीनों के सामने टिक सके, सिवाय तुम्हारे। हम कुछ वक्त से तुम्हारे चर्चे सुनते आ रहे हैं टाइगर। जिस तेजी से तुमने अपने हर दुश्मन को मात दी है, उससे हमें ये तो एहसास हो गया है कि तुम्हारे अंदर अधिराज, पुखराज और ऋषिराज से निपटने का पोटेंशियल है। हालांकि अब प्रॉब्लम यह है कि हमारी तरह उन तीनों ने भी तुम्हारी डिटेल्स निकाल ली होगी और ऐसे में वो तुम्हारे लिए तैयार होंगे। हंसराज की बात पर अभिनव ने गहरी सांस ली और फिर कहा, मतलब मेरी असली लड़ाई अपने ही तीनों भाइयों से? हाँ बिल्कुल, हंसराज ने हाँ में सिर हिलाकर कहा। वो फिर आगे बोला, और यह लड़ाई असल में इस बात की है कि तुम उनसे बेहतर हो या नहीं। वो तीनों भाई अमर नहीं है। तुम चाहो तो बहुत आसानी से उन्हें मौत के घाट उतार सकते हो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, उन्हें मारकर हमें कुछ नहीं मिलेगा। गढ़वाल परिवार की गद्दी हमें उन्हें हराकर जीतनी होगी। भले ही फिर वो तीनों और अम्मा जी तुम्हें मारने की कितनी भी कोशिश करें, लेकिन तुम्हें उनसे बचकर उन्हें जिंदा पछाड़ना होगा टाइगर। और मैं जानता हूं कि तुम उन्हें हरा सकते हो। तुम्हारे अंदर वो बात है, लेकिन हम और कॉन्फिडेंस में नहीं रह सकते। तुम 18 साल तक माफिया की इस दुनिया से दूर रहे हो और उसी वक्त वो तीनों भाई अम्मा जी से सब कुछ सीखते जा रहे थे। ऐसे में ट्रेनिंग और नॉलेज के मामले में वो नो डाउट तुमसे एक कदम आगे है। हंसराज की बात पर अभिनव हल्का सा मुस्कुराया और बोला, वो चाहे कितने भी आगे हो हंसराज, मुझे फर्क नहीं पड़ता। अगर पापा ने खुद के दम पर टाइगर को खड़ा किया है तो फिर टाइगर भी अकेला कुछ भी कर सकता है। मैं मेहनत करने के लिए तैयार हूं। मुझे यकीन है कि मैं तेजी से सब कुछ सीख लूंगा और उन्हें पीछे छोड़ दूंगा, और फिर उनके चेहरों पर हारने की शर्म देखने लायक होगी। अभिनव की बात सुनते ही हंसराज ने उसकी आंखों में देखा तो उसे एक अलग किस्म की हिम्मत और दृढ़ता नजर आई। उसे महसूस हुआ कि अभिनव में सीखने की भूख भी थी और हराने का कॉन्फिडेंस भी था। किसी भी जंग को जीतने के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास की जरूरत होती है, जिससे हंसराज समझ गया कि अभिनव सही रास्ते पर चल रहा था। दामोदर और संजय की तरह ही अभिनव भी अम्मा जी और उनके पोतों के सामने नहीं झुकने वाला था। उसके अंदर अपने हक के लिए लड़ने की एक आग थी जो कभी नहीं बुझने वाली थी। भले ही अभिनव को अधिराज, पुखराज और ऋषिराज की तरह माफिया का उतना अनुभव ना मिला हो, लेकिन अपने सालों की गरीबी के चलते उसे खुद के लिए लड़ना आता था। शाबाश, हंसराज ने कहा। वो फिर कबीर की तरफ देखकर आगे बोला, तुम कल से टाइगर की ट्रेनिंग शुरू कर दो कबीर।
टाइगर की बॉडी को और स्ट्रांग बनाओ और इससे अलग अलग हथियार चलाना सिखाओ, ठीक है? ठीक है सर। कबीर ने हाँ में सिर हिलाया। वो फिर अभिनव की तरफ देखकर आगे बोला, हम कल सुबह से स्टार्ट करेंगे। आप रेडी हो बॉस? बिल्कुल, अभिनव ने आत्मविश्वास के साथ कहा। बॉडी ट्रेनिंग के लिए उसे भी उत्सुकता हो रही थी। पिछले कुछ वक्त से काम में उलझे रहने की वजह से अभिनव अपनी फिटनेस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाया था। ऐसे में वो अपनी बॉडी को और ज्यादा मजबूत करने का मौका देख ही रहा था। हालांकि वो अब भी किसी भी तरह से कमजोर तो नहीं था, लेकिन कबीर की ट्रेनिंग से वो एक मिलिट्री सोल्जर जितना टफनेस और लड़ने की कला सीखना चाहता था। जहां एक तरफ अभिनव अपनी नई लड़ाई के लिए तैयार हो चुका था, वहीं दूसरी तरफ उसके पुराने खुलासे से गुड़गांव को पलट कर रख दिया था। अभिनव टाइगर था, ये बात जानकर अब सभी लोग बुरी तरह घबराने लगे थे, जिनकी कभी अभिनव से टक्कर हुई थी। फिर चाहे वो अनन्या का एक्स बॉयफ्रेंड चिराग हो या फिर अभिनव का बैचमेट कृतेश। अभिनव का सच जानकर सभी की नींद हराम हो चुकी थी। उन्हें हर पल इस बात का डर लग रहा था कि टाइगर का कोई आदमी किसी भी वक्त आकर उनके शरीर से प्राण अलग कर सकता था। हालांकि अभिनव की आइडेंटिटी रिवील हो जाने के बाद पूरे गुड़गांव में सिर्फ एक ही ऐसी लड़की थी जिसे टाइगर से डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसे अफसोस हो रहा था। एक पुरानी बिल्डिंग के छोटे से फ्लैट में वैभवी टेबल लैंप के पास गुमसुम बैठी थी। देवेन उसे हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर इंडिया से भाग गया था और अब उसका कोई अता पता नहीं था। फिर बहुत टाइम पहले जब वैभवी ने शर्मिला के साथ मिलकर अभिनव को फंसाने की कोशिश की थी, तब भी उसकी चाल उसी पर भारी पड़ गई थी। ऐसे में वैभवी आर्थिक और मानसिक दोनों रूप से टूट चुकी थी। अपना खर्चा निकालने के लिए वो एक नजदीकी कॉल सेंटर पर काम किया करती थी, लेकिन वहां भी उसे हर रोज अपने काम की वजह से भला बुरा ही सुनना पड़ता था। पता नहीं वो कौन सी घड़ी थी जब मैंने अभिनव को धोखा दिया। अगर उस दिन में वो बेवकूफी नहीं करती तो आज टाइगर मेरा पति होता। वैभवी ने अपने आप को कोसते हुए कहा। इतने में अचानक उसके फ्लैट की डोरबेल बज गई। मेरे फ्लैट पर कौन आया होगा? वैभवी ने आश्चर्य करते हुए अपने आप से कहा और फिर वो दरवाजा खोलने चली गई। जैसे ही वैभवी ने दरवाजा खोला, उसके सामने एक औरत मुस्कुराते हुए बोली, वैभवी बेटा, कैसी हो? वैभवी उस औरत को देखकर एक पल के लिए शॉक हुई और फिर बोली, माँ, आप यहाँ? क्यों, हम तुम्हारे घर नहीं आ सकते? वैभवी की माँ ने तंज कसते हुए पूछा। इतने में माँ के पीछे से एक जवान लड़का सामने आया और वैभवी को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, दीदी कैसी आप? कितने दिनों बाद मिल रही हो। वरुण, तुम भी आए हो? वैभवी ने कहा। इतने में उसकी माँ शिकायत करते हुए बोली, अब हमें अंदर आने दोगी या यहीं से रवाना कर दोगी? हाँ? अपनी माँ से ताना सुनकर वैभवी तपाक से बोली, नहीं नहीं, आप लोग अंदर आओ ना, बाहर क्यों खड़े हो? ये तो आपका ही घर है। अपनी बात खत्म कर वैभवी ने उन दोनों को अंदर आने के लिए जगह दी। ऐसे में उसकी माँ समता और भाई वरुण मुस्कुराकर फ्लैट के अंदर आने लगे। वो लोग सोफे पर जाकर बैठ गए और वैभवी उन दोनों के लिए पानी लेकर आई। ये लीजिए। समता ने मुस्कुराकर ट्रे से पानी का ग्लास उठाया और फिर एक पल के लिए वैभवी की तरफ देखकर कहा, और बताओ बेटा, तुम्हारी जॉब अच्छी चल रही है नहीं? अगला प्रमोशन कब होगा? समता की बात सुनकर वैभवी एक पल के लिए हिचकिचाई और फिर उसने हंसते हुए कहा, जल्द होगा माँ, जल्द होगा। वो फिर वरुण की तरफ देखकर बात घुमाते हुए आगे बोली, आप लोग बताओ कैसा चल रहा है सब कुछ? वरुण, तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई या नहीं? अब आगे क्या सोचा है? वैभवी के सवाल पर वरुण ने एक पल के लिए अपनी माँ समता को देखा और फिर वापस वैभवी को देखकर कहा, दीदी मैं एक बिजनेस शुरू करना चाहता हूँ, लेकिन पैसों की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद कर सकती हो? मुझे सिर्फ 15-20 लाख की जरूरत है और अगर आपके पास अभी इतना कैश ना हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बैंक से लोन ले लेता हूँ, आप धीरे धीरे उसकी ईएमआई भर देना। वरुण की बात सुनते ही वैभवी के हाव भाव फीके पड़ गए
और उसके हाथों में पकड़ी ट्रे नीचे गिर गई। जहां वैभवी जैसे तैसे एक कॉल सेंटर में नौकरी करके 2 वक्त की रोटी कमा पा रही थी, वही उसका भाई उससे 20 लाख रुपए की डिमांड कर बैठा था। हालांकि इसमें गलती वैभवी की ही थी। उसने अपने घर वालों को अभी तक ये बात नहीं बताई थी कि जिस कंपनी में वो काम करती थी वो अब बंद हो चुकी थी और तभी से वैभवी को एक अच्छी नौकरी भी नहीं मिली थी। वैभवी जानती थी कि उसका परिवार सच जानकर उससे रिश्ता तोड़ सकता था और फिलहाल जिस सिचुएशन से वैभवी गुजर रही थी वो अपने परिवार से जुदा नहीं होना चाहती थी। अब आगे क्या होगा? वरुण की डिमांड को वैभवी कैसे पूरा करेगी? क्या उसके मन में अब टाइगर से जुड़ा कोई आइडिया आएगा? और कैसा होगा अभिनव की ट्रेनिंग का पहला दिन? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे।